हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने मॉक टेस्ट 20 को पढ़ा था और आज बारी है मॉक टेस्ट 21 को यहाँ पे स्टैटिक जीके में पढ़ने की। और कल वाले सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में दिया था। देखिए होमवर्क क्या था, उसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। और शहनाई वादक मैंने पूछा था, भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक रह चुकी है। चार ऑप्शन दिए थे, गौहर जान, विनोदनी दासी, बागेश्वरी कमर और रसूलन बाई। इसका राइट ऑप्शन था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना था। और कुछ विद्यार्थियों ने हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका बिल्कुल सही ऑप्शन था। राधिका चौहान ने हम लोगों को ऑप्शन दिया था बागेश्वरी, यानी मैम यानी आपने भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया था, यहाँ पे सही आंसर दिया था। रवीना चंदेल, आप भी जुड़ी हुई हमारे साथ, यानी आपका भी राइट ऑप्शन था। दीपेश जी, आपने छठ पूजा से रिलेटेड प्रश्न का जवाब दिया था। हम लोगों ने एक सवाल में ये प्रश्न पूछा था कि भारत में जो छठ फेस्टिवल है इसे 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पहले दिन को क्या कहा जाता है। तो दो दीपेश जी आपने जवाब दिया था नहाए खाए, बिल्कुल आपका भी सही था यहाँ पर। उसके साथ में यशु शैन मैम, यानी आपका भी बिल्कुल से ऑप्शन था, आपने भी छठ पूजा के पहले दिन को खरना नहाए खाए कहा था, यानी आपका भी सही था। और भावना लोधी मैम, यानी आपका भी सही था, आपने बागेश्वरी मैम का नाम लिया था। और आप सभी विद्यार्थियों का तह दिल से शुक्रिया कि आप लोग वीडियो अंत तक देख रहे हैं। और आज के पहले प्रश्न की पर हम लोग बढ़ते हैं। और पहला को दिया था, पहला आज का प्रश्न है हमारा कि बस्तर एक दशहरा जो 10 दिवसीय एक फेस्टिवल है, ये भारत के किस राज्य में किया जाता है। और दशहरा और बस्तर दशहरा आप लोगों को बोला है छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा दे के रखा है, झारखंड दे के रखा है और बिहार यहाँ पे देख रखा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो बस्तर एक एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, एक जिला पड़ता है, और यह जिला मुख्य रूप से हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और यह एक 10 दिवसीय 10 दिवसीय हम लोगों को एक फेस्टिवल देखने को मिलता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये जो फेस्टिवल है ये मुख्य तौर पर तो ऐसा माना जाता है यहां पर कि इसको 75 डेज तक सेलिब्रेट होता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो यहां पर एग्जामिनर ने सही माना है वो 10 डेज यहां पे सही माना है। छत्तीसगढ़ में यहां पर जो जब ये दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पर एक देवी एकांत देवी होती है, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। वहां की जो धार्मिक मान्यता ऐसी है, वहां की जो एक माता है जिनका नाम है एकांत देवी, उनको श्रद्धांजलि भी यहाँ पर भेंट की जाती है। तो दशहरा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। यानी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और दूसरा प्रश्न हम लोग को देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो त्योहार है टाई यहाँ पर ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से कौन सा फेस्टिवल जुड़ा है। अब यहाँ पर बैसाखी, देखिए टाई ऑफ प्रोटेक्शन और टाई ऑफ जो प्रोटेक्शन शब्द से कौन सा जुड़ा हुआ है, बैसाखी जुड़ा हुआ है, छठ पूजा जुड़ा हुआ है, या रक्षाबंधन। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के लिए ही शब्द प्रयोग किया गया है टाई ऑफ प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए छठ पूजा यहाँ पर देखे रखा है, आप लोगों को याद होना चाहिए जो छठ पूजा फेस्टिवल है ये किस राज्य में किया जाएगा, तो जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में मुख्य तौर पर छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो छठ पूजा ये जो फेस्टिवल है ये किस भगवान को समर्पित है, तो जवाब हो जाएगा भगवान सूर्य को यह समर्पित है। छठ छठ जो पूजा का फेस्टिवल है ये 4 दिनों तक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है, आप लोगों को जवाब देना है। तो जवाब हो जाएगा नहाए खाए। क्या कहा जाता है दोस्तों, नहाए खाए। दूसरे दिन को क्या कहा जाता है, खरना खाई कहा जाता है, खरनिया खाई कहा जाता है। तीसरे दिन को क्या कहा जाता है, जवाब हो जाएगा संध्या खाई कहा जाता है, संध्या खाई कहा जाता है। और चौथे दिन को दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है, जवाब हो जाएगा
तो जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होगा उषा खाई कहा जाता है। तो आप लोगों को छठ ये फेस्टिवल के पहले दिन को, दूसरे दिन को, तीसरे दिन को और चौथे दिन को क्या कहा जाता है, ये याद होना चाहिए। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए रक्षा बंधन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिए लाल त्रिकोण, ये जो वी का जो साइन है, ये निम्नलिखित में से किस एक संस्था से जुड़ा हुआ है? फैमिली वेलफेयर से, परिवार मुख्य रूप से परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ है, रेड क्रॉस से, WHO से या यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है। देखिए आप लोगों से यदि लाल त्रिकोण के बारे में पूछेगा, लाल त्रिकोण या फिर यहां पर जो फैमिली वेलफेयर है, मुख्य रूप से यह परिवार नियोजन के बारे में बात करता है, परिवार नियोजन के बारे में यह बात करता है। तो यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन यहां पर होना चाहिए। यहां पर नियोजन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए रेड क्रॉस क्या है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1863 में। तो जवाब हो जाएगा रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा जनेवा स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका रेड क्रॉस का यहाँ पर हेडक्वार्टर होगा। यहाँ पे पूछ सकता है WHO की स्थापना कब हुआ था? जवाब क्या होना चाहिए? WHO की स्थापना, तो जवाब हो जाएगा 1978 में WHO की स्थापना हुआ। और इसका जो मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछेगा तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर जनेवा स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर ये आपका यूनिसेफ दे के रखा है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था यदि आप लोगों से पूछेगा, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है यूनिसेफ का? तो जवाब हो जाएगा सर ये हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क में हमें लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोगों से पूछेगा लाल त्रिकोण किससे संबंधित है, तो फैमिली वेलफेयर से ये प्रमुख रूप से संबंधित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न में हम लोगों को क्या दे के रखा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखा है कि यहाँ पर एक टाइटल है गंगई कोंड चोल। गंगई कोंड चोल, ये जो सर जवाब हो जाएगा यहाँ पर एक आपका टाइटल है, उपाधि है। यह मुख्य रूप से किस व्यक्ति के द्वारा धारण की गई थी? राजाधीराज चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल या विजय वालई चोल? दोस्तों गंगई कोंड आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये जो गंगई कोंड है, गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड जो चोल है और गंगई चोंड, ये जो टाइटल हुआ करता था, ये टाइटल आप सभी को याद होगा कि ये राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। और राजेंद्र यहाँ पे प्रथम ने क्या किया था कि जो यहाँ पर पालवंश का एक शासक हुआ था, पालवंश का शासक हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों महिपाल। महिपाल को इसने क्या किया था कि यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा इसे परास्त किया गया था। तब उपरांत इसने गंगई कोंड चोल का एक टाइटल अपने स्वरूप में लिया था। यहाँ पर देखिए सब में चोल लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि चोल वंश का ये जो चोल वंश है, चोल वंश का संस्थापक कौन पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा विजय वाले। विजय वाले कौन हुआ दोस्तों? चोल वंश का संस्थापक हुआ। चोल वंश का ये यहाँ पर प्रमुख शासक था। यहाँ पर राजराज प्रथम दे के रखा है, राजराज प्रथम। दोस्तों राजराज प्रथम से आप लोगों से क्या प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर? तो जवाब हो जाएगा ये पहला शासक था जिसने, पहला शासक था जिसने, चोल वंश का यह पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। श्रीलंका को जीतने का प्रयास किया था लेकिन पूर्ण रूप से यह जीत नहीं पाए थे। यहाँ पर ये जो राजेंद्र प्रथम हम लोगों को शासक देखने को मिले, राजेंद्र प्रथम देखने को मिले, कि राजेंद्र प्रथम ने पहले ही प्रयास में क्या किया था? श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका को इन्होंने पूर्ण जीता था, आप लोगों को याद होना चाहिए, श्रीलंका को पूर्ण जीत लिया था। और राजेंद्र प्रथम के बारे में और क्या आ सकता है? तो जवाब हो जाएगा इन्हें यहाँ पर
सिकंदर जो दक्षिण भारत का सिकंदर का टाइटल इनको प्राप्त है, और इन्हें दक्षिण भारत का इन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो इतना सारा आप सबको चोल डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंगईकोंड चोल का जो टाइटल था, विजेता जो यहाँ पर उपाधि धारण किया था, वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोगों को क्या देख रखा है, यहाँ पर चोल राजवंशों के तहत जो भूमि श्रेणियां बांटी गई थी, और ये जो प्रमुख रूप से भूमि श्रेणियां हुआ करती थी, इनका आप लोगों को मिलान करना है। यहाँ पर कौन सी भूमि क्या हुआ करती थी? देखो यहाँ पर एक भूमि हुआ करती थी ब्राह्मदेयी, और ब्राह्मदेयी ये जो भूमि हुआ करती थी, तो जवाब हो जाएगा कि यह ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। यानी चोल डायनेस्टी से इतना डिप्थ में आप लोगों, चोल डायनेस्टी जो हुआ करती थी, इतना डिप्थ में आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। तो जो ब्राह्मदेयी यहाँ पर यहाँ पे जो भूमि हुआ करती थी, वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो दरअसल ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। यहाँ पर ये जो मट्टू कानी जो भूमि हुआ करती थी, ये पूछ लेगा तो ये मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। और यहाँ पर विल्लम वागई जो भूमि के बारे में पूछ लेगा, तो विल्लम जो वागई भूमि हुआ करती थी, ये गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली जो फॉर्मर हुआ करते थे, वो मुख्य रूप से वो प्रकार की भूमि हुआ करती थी। बेहद शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या दे के रखा है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या दे रखा है? आप लोगों को बताना है, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश ने किस पार्टी को राजद्रोह का कारखाना कहा था? आप लोगों से सवाल पूछा है, क्या वो ये मुस्लिम लीग को कहा था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, किस यहाँ पर संस्था को अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा राजद्रोह का कारखाना कहा गया था? इतना आप लोगों से सवाल पूछा है। देखो यहाँ पर याद होना चाहिए, ये जो यहाँ पर ये आपका मुस्लिम लीग जो देख रखा है, तो 1906 में इसकी स्थापना होती है ढाका में। इसकी स्थापना कहाँ पर होगा? ढाका में इसकी स्थापना होगा। और किसके माध्यम से हुआ था दोस्तों? तो ये जवाब हो जाएगा आगा खां के माध्यम से इसकी स्थापना हुआ था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 27 दिसंबर, और यहाँ पर 1885 में सर इसकी स्थापना हुआ। तो किसके द्वारा? A.O. हुम के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इतना याद होना है। हमसे पूछा था राजद्रोह का कारखाना ब्रिटिश लोगों ने किस यहाँ पे संस्था को कहा था? तो यदि आप लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा है, हम लोग पढ़ते भी यहाँ पर, ब्रिटिश लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये टाइटल ये कहा था। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ देख रखा है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? और हम लोग पढ़ते हैं मानव विकास जो सूचकांक है वो यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, ग्राम पंचायत प्रणाली 3 स्तर की होती है। और ये जो ग्राम प्रणाली 3 स्तर की होती है, इसमें से ब्लॉक स्तर को क्या कहा जाता है? देखिए पहले भी हम लोग ये जो ग्राम पंचायत प्रणाली को हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखिए भारत में ग्राम पंचायत जो प्रणाली को लेकर सबसे पहले जो प्रोजेक्ट भारत में शुरुआत हुए थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि वो सबसे पहले भारत में बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। और बलवंत राव मेहता समिति 1956 में बनी, जिसने कहा था कि जो पंचायत होना चाहिए उसे भारत में त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय यह भारत में होना चाहिए। इसके बाद और यहाँ पर जो इसका कार्यकाल रहेगा वो मुख्य रूप से यानी
वो प्रमुख रूप से 5 वर्षों का कार्यकाल रहेगा। ये सबसे बलवंत राव मेहता साहब ने सबसे पहले भारत में कहा था। तदुपरांत यहाँ पर अशोक मेहता समिति आती है। कौन समिति? अशोक मेहता समिति आती है, और अशोक मेहता समिति 1997 में बनी थी। और ये जो अशोक मेहता समिति ने इसे 2 प्रकार से कहा था कि जो भारत में ये जो पंचायती प्रणाली होना चाहिए, यह दरअसल 2 प्रकार की होना चाहिए, केवल 2 प्रकार की। और जो यहाँ पर जो सरपंच का और ये जो 2 प्रकार की इन लोगों ने बनाया है, और जो इसका कार्यकाल रहेगा वो प्रमुख रूप से 4 साल का इसका कार्यकाल रहेगा। ये दोनों समितियों के बारे में आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग जेवी एक समिति के बारे में पढ़ते हैं। और सर ये समिति कब आई थी? तो 1985 में हम लोगों को ये जो मुख्य रूप से समिति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम लोगों को एलएम एक सिंघवी समिति हम लोगों को देखने को मिली, और 1986 में इसने सबसे पहले तो जवाब हो जाएगा ये जो सिंघवी समिति बनी थी, इसकी स्थापना 1986 में बनी थी। सिंघवी समिति की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और ये जो सिंघवी समिति बनी थी, इसने सबसे पहले भारत में स्थानीय, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसने सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। भारत में स्थानीय स्वशासन को, भारत में स्थानीय स्वशासन को इसने क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब बात हो रहा है कि ग्राम पंचायत की प्रणाली 3 स्तर की होती है, और ब्लॉक स्तर को क्या कहा जाता है? हम लोगों से ये प्रश्न पूछा है। अब ब्लॉक स्तर की बात करेंगे तो जवाब हो जाएगा सबसे पहले जिला पंचायत आती है। और जिला जो पंचायत होती है, जिला पंचायत के बाद हमारे पास में जनपद पंचायत आती है। हम लोग पंचायत देखने को मिलते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास में ग्राम पंचायत की बात आती है। तो ये 3 प्रकार से हम लोगों से पूछा है ब्लॉक स्तर का। तो ये जो जनपद पंचायत है, इसी जनपद जो पंचायत को हम लोग ब्लॉक स्तर का कहते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि जो ग्राम पंचायत प्रणाली 3 स्तर की होती है। ब्लॉक स्तर होता है, राज्य समिति यहाँ पर होगा, पंचायती समिति होगा, जिला समिति होगा, या फिर यहाँ पर ग्राम जो सभा होती है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर एक जनपद पंचायत ऑप्शन में होना चाहिए था। तो जनपद यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय शैली देवदासी नृत्य परंपरा से नहीं है? देवदासी नृत्य परंपरा से नहीं, हम लोगों से सवाल पूछा है। और जो देवदासी जो नृत्य परंपरा की विरासत में नहीं है, मुख्य रूप से हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिए आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ये जो देवदासी परंपरा हुआ करती थी, देवदासी परंपरा ये जो परंपरा हुआ करती थी, मुख्य तौर पर यहाँ पर आज वर्तमान स्वरूप में हम लोगों को भारत में देखने को नहीं मिलती। लेकिन पहला ऐसा भारत में 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के मध्य में होता था। जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिर में जो देवता स्थापित की जाते थे, तो देवताओं के साथ जो यहाँ पर महिलाएं होती थी उनका विवाह किया जाता था। और जब विवाह के अवसर पर जो महिलाएं जो नृत्य जिनके माध्यम से नृत्य किया जाता था, उसे देवदासी नृत्य कहा जाता है। तो आप लोगों से ये पहले हमें परंपरा दक्षिण भारत में मुख्य तौर पर हम सबको देखने को मिलती है। आज वर्तमान में हम लोगों को ये परंपरा देखने को नहीं मिलती। तो ये देवदासी परंपरा है, ये कौन सी नृत्य में हम लोगों को नहीं देखने को मिलती? तो जवाब हो जाएगा ये हम लोगों को मणिपुर नृत्य में यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। कल हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि जो मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी जो नृत्य है, इससे हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था। एक जो निर्मला मेहता के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, निर्मला मेहता के बारे में हम लोगों ने सविता मेहता के बारे में चर्चा किया था।
और यहाँ पर बिंबावती देवी के बारे में चर्चा किया था, बिंबावती देवी के बारे में, और बिमल सिंह के माध्यम से, बिमल सिंह, ये सभी लोग क्लासिकल डांस मणिपुरी से संबंधित है। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, इतना यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो देवदासी ये जो परंपरा हुआ करती थी, मुख्य रूप से उसमें महिलाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है कि दक्कन का पठार काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खनिज हम लोगों को कम पाया जाता है, कमी पाई जाती है? लोहा की, पोटास की, लाइम, यानी यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, या फास्फोरस। आप लोगों देखिए, भारत में हम लोगों से ये सवाल पूछा है, जो भारत में दक्कन का पठार हम लोगों को देखने को मिलता है, दक्कन का जो प्लेट्यू दक्कन का पठार हम लोगों को देखने को मिलता है, मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है, जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें फैला हुआ है। और ये जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में दक्कन के प्लेट्यू में जो एक प्रकार की सोइल पाई जाती है, जवाब हो जाएगा वो काली मृदा है। और काली मृदा में आप लोग जानते हैं कि फास्फोरस की कमी मुख्य रूप से हम लोगों को देखने को मिलती है। यदि सवाल पूछ लेगा, ये जो दक्कन का प्लेट्यू है, दक्कन का जो पठार हम लोगों को देखने को मिलता है, इसका शेप आप लोगों से पूछ लेगा, इसका आकार आप लोगों से पूछ लेगा, तो जवाब क्या हो जाएगा कि इसका आकार दरअसल त्रिकोणीय आकार का होता है। कौन से आकार का? त्रिकोणीय आकार का हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इतना आप सबको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? सवाल नंबर 11 हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ देश में मुर्दों का टिला है। हम सब जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो ये जो मोहनजोदड़ो है, आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को एक शहर देखने को मिला, और ये शहर था दोस्तों मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो शहर है, मोहनजोदड़ो, ये जो शहर हम लोगों को देखने को मिला, ये आज भी ये वर्तमान में ये शहर कहाँ पर है? तो जवाब हो जाएगा, ये आज भी हम लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ था इसी प्लेस से हम लोगों को? तो जवाब हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर स्नानागार देखने को मिले, हम लोगों को यहाँ से अन्नागार के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। हम लोगों को यहाँ पर दाढ़ी वाले बाबा के प्रमाण मिले हैं, दाढ़ी वाले जो बाबा, हम लोगों को ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और क्या? तो जवाब हो जाएगा, जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, यानी उसका सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर हुआ करती थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर देखने को मिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर हम लोगों को ये देखने को मिलता है। और यदि यहाँ से और क्या सवाल पूछ सकता है, तो जवाब हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों को एक नर्तकी की मूर्ति हम लोगों को यहाँ से दिखाई पड़ती है। अब यहाँ से ये जो मुख्य रूप से यहाँ पर स्नानागार हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि इनकी लंबाई कितनी प्राप्त हुई हमें? तो 11 यहाँ पर 0.84 मीटर हम लोगों को प्राप्त हुई है। यदि मैं आप लोगों से गहराई के बारे में पूछ लूंगा कि गहराई कितनी प्राप्त हुई है हम लोगों को, तो जवाब हो जाएगा, गहराई हम लोगों को 7.01 जो मीटर प्राप्त हुई है। और चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई हम लोगों को? 2.43 मीटर हम लोगों को चौड़ाई, नहीं, ये जो चौड़ाई प्राप्त हुई है हम लोगों को वो 7.01 मीटर, और गहराई 2.1 मीटर हम लोगों को स्नानागार से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर हम लोगों को अन्नागार दे के रखे हैं, यहाँ पर हम लोगों को अन्नागार जो ये देखने को मिलता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसकी लंबाई कितनी हुआ करती थी और चौड़ाई कितनी हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो के बारे में इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। हम लोगों से पूछा है कि इसका अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला हुआ करता था, तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, मुख्य रूप से सवाल पूछा है। फारसी देख रखा है, यहाँ पर उर्दू, सिंधी या फिर हिंदी, तो जवाब हो जाएगा सिंधी भाषा में हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? देखो,
नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि वैदिक काल में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, तो जिसका अर्थ क्या था, जिसका अर्थ हम लोगों से पूछा है। एक चरण में राजा को क्या कहा जाता था, गोपति बोल दिया जाता था, जिसका अर्थ हम लोगों से पूछा है क्या क्या जिसका अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी होता था, लोगों का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी होता था, या मवेशियों का स्वामी हुआ करता था। वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग भारत में, प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं। आप सभी जानते हो कि जो भारत में दो प्रकार की मुख्य रूप से हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे सभ्यताएं देखने को मिलती है। पहली हमको यहाँ पर हम सबको यहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली, हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली। और ये जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। और ये जो वैदिक सभ्यता हुआ करती थी, यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। और जो यहाँ पर राजा को गोपति बोल दिया गया, जिसका अर्थ हम लोगों से पूछा है, तो जिसका अर्थ होगा मवेशियों का स्वामी। क्या होगा दोस्तों, मवेशियों का स्वामी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है कि राजभर स्तूप जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, और वो भारत के किस राज्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी जहां पर भगवान राम, यहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार यहाँ पर देखने को मिलता है। और कौन सा स्तूप दोस्तों, रामभर स्तूप कहाँ पर देखने को मिलता है। राइट आंसर होना चाहिए कि हमें यूपी यानी हमें उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही माना जाएगा, चयन करना है आप लोगों को। देखिए 5 ईयर प्लान हम लोगों से पूछा है, और 5 ईयर प्लान के बारे में यदि हम लोग यहाँ पर चर्चा यहाँ पर होगा, तो भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप लोगों से सवाल यह पूछ रहा है, तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर सही माना जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग यहाँ पर देखना प्रयास करेंगे, तो 1951 से, यानी जो ये भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हम लोगों को कब देखने को मिलती, पहली पंचवर्षीय योजना हम लोगों को भारत में कब देखने को मिलती है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जवाब हो जाएगा 1956 से 1951 से लगाकर तो 1956 तक हम लोगों को देखने को मिलती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसका विषय क्या रखा था, इन लोगों ने विषय क्या रखा था, तो जवाब हो जाएगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें इन लोगों ने कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और ग्रोथ रेट क्या रही थी, ग्रोथ रेट उसमें क्या रही थी, जो जवाब हो जाएगा 3.6% भारत ने उस साल ग्रोथ रेट को रखा था, इतना आप सबको याद होना चाहिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान भारत में कब आया था, तो 1956 से लगाकर तो 1961 तक हम लोगों को सेकेंड 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। और सेकेंड 5 ईयर प्लान पर इन लोगों ने भारत ने यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, इतना याद होना चाहिए। और यहाँ पर 4.1 यहाँ पर क्या हुआ करती थी, ग्रोथ रेट हम लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, तो जवाब हो जाएगा 1961 से लगाकर तो 1966 तक हम लोगों को यहाँ पर थर्ड ये जो 5 ईयर प्लान है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ की ग्रोथ रेट कितनी थी दोस्तों, जवाब हो जाएगा 4.2, जो ये आपकी प्रतिशत हुआ करती थी। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान हुआ करता था, इसमें खाद्य उद्योग को इन्होंने बढ़ावा दिया था, खाद्य उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था भारत में, तो 1969 से लगाकर तो 1974 तक भारत में हम लोगों को जो फोर्थ 5 ईयर प्लान हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था, इसमें सब्जेक्ट क्या रखा था, किसको बढ़ावा दिया गया था, तो पुनः कृषि को बढ़ावा दिया गया था, इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और इसकी ग्रोथ रेट क्या हुआ करती थी, तो जवाब हो जाएगा 3.2 हम लोगों को ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिलती है। और
और फिफ्थ ये 5 ईयर प्लान कब आया, तो ये 1974 से लगाकर तो 1978 तक हम लोगों को यह एक 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसकी ग्रोथ रेट हम लोगों को लगभग लगभग 5% हम लोगों को यहाँ पर ग्रोथ रेट दिखाई देती है, इतना आप सबको याद होना चाहिए। और जो 5 और ये जो 1974 से 1970 ये जो 8 के बीच में जो जो भारत में पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, इसमें मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन पर भारत ने प्रयास किया था। गरीबी उन्मूलन पर भारत ने मुख्य तौर पर, देखिए एक साथ सभी को हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, समय हमारे पास कम है। अब आप लोग देखिएगा क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र उद्योग दरों और यहाँ पर आधारभूत जो फैक्टरियां डाली गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कृषि को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई, यानी यही यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या दे के रखा है, महाभारत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। आप लोगों से पूछा है कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, और 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। ये क्या, ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या नेपाल, या फिर ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो महाभारत श्रेणियां हैं, महाभारत जो श्रेणी है, ये महाभारत श्रेणी हम लोगों को मुख्य रूप से नेपाल देश में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, देखिए भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले यहाँ पर अंग्रेजी के जो लेखक है, जो साहित्यकार है, वो आप लोगों से पूछे हैं। देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और ज्ञानपीठ यहाँ पे ये जो पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, कब से देना प्रारंभ हुए थे, जवाब हो जाएगा 1961। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, तो जवाब हो जाएगा श्री शंकर कुरु। श्री शंकर कुरु को दिया गया, ये पहले पुरुष हुआ करते थे। और इन्हें मलयालम भाषा, कौन सी भाषा दोस्तों, मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था। इनको आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड वाले कब दिए गए थे, यानी जो फर्स्ट जो फीमेल हुआ करती, यानी पहली महिला कौन हुआ करती थी, तो जवाब हो जाएगा आशा पूर्ण देवी। कौन हुआ करती थी, आशा पूर्ण देवी हुआ करती थी। और इन्हें कौन सी भाषा, तो जवाब हो जाएगा बंगाली भाषा में इनको दिया गया है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि भारत में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो ये 2 लोगों को दिए जा चुके हैं। एक यहाँ पर रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, इन्हें संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया है, संस्कृत के साहित्य में। और गुलजार साहब को, गुलजार जो साहब हैं, और गुलजार साहब को इन्हें साहब के उर्दू भाषा के साहित्य में इनको दिया गया है। और पहली जो लेखिका थी, पहली लेखिका जिन्हें हिंदी भाषा के लिए इन्हें साहित्य का ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो जवाब हो जाएगा ये सुमित्रा नंद पंत को यह दिया गया था। आप लोगों से यहाँ पर पहला वो व्यक्ति पूछा है कि जो मुख्य रूप से अंग्रेजी साहित्य से जुड़ा हुआ था, तो जवाब हो जाएगा अमिताभ घोष। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार देते वक्त राशि कितनी प्रदान की जाती है, तो आप लोग जानते होंगे कि 11 लाख रुपए की राशि वर्तमान में सरकार द्वारा दी जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है, अगला प्रश्न आप लोगों को दे रखा है, भारत के कौन से संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर आर्टिकल 371 के तहत विशेष अधिकार प्रदान करता है। विशेष अधिकार यहाँ पे प्रदान करने की बात हुई है। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल भारत में 371 ये 371 के पॉइंट नंबर ए में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, ये मुख्य रूप से विशेषाधिकार दिया गया है। देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए 371 में
भारत में नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड को ये विशेष अधिकार दिया गया है 371 के पॉइंट क्लॉज बी में। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आसाम राज्य को यहाँ पर विशेष अधिकार दिया गया है। और 371 के यहाँ पर क्लॉज सी में तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर मणिपुर को विशेष राज्य यहाँ पर जो दर्जा यानी यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं। और 371 का आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो 371 का जो डी और ई है, इन दोनों के तहत यहाँ पर आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और 371 का यहाँ पर जो एफ वाला क्लॉज है, इसमें सिक्किम राज्य को कुछ विशेष राइट्स दिए गए हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को इतना सारा कुछ की पॉइंट याद होना चाहिए। यहाँ पर 371 के यहाँ पर एफ हो गए, यहाँ पर जी में किसको दिया गया है? आप लोगों से सवाल पूछेगा तो जवाब हो जाएगा मिजोरम को दिया गया है। और 371 का जो क्लॉज नंबर एच है, इसमें यहाँ पर आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर मुख्य राज्य का दर्जा, यहाँ पर ये जो विशेष राइट्स हैं, ये विशेष राइट्स दिए गए हैं। हम लोगों से 371 का ए पूछा था दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। सवाल का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न में हम लोगों को क्या देख रखा है? नेक्स्ट प्रश्न में हम लोगों को क्या दे रखा है? कुंभ के मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है, जो फेस्टिवल है, वो कौन सा है? आप लोगों से सवाल ये पूछा है। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर गंगा फेस्टिवल है, ये मुख्य रूप से यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर पुष्कर मेला आप लोगों को देख रखा है। और भारत में पुष्कर जो मेला है, पुष्कर मेला है, ये भारत के राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और राजस्थान में नवंबर माह में इसको सेलिब्रेट जो करने की प्रथा है। और हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो कार्तिक माह में, जो कार्तिक माह है, वहां पर इसका सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो पुष्कर मेला सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अगले दिन के बाद है जो नेक्स्ट डे होता है, यहाँ पे अगले दिन क्या किया जाता है? विश्व की सबसे बड़ी मूंछों की प्रतियोगिता होती है। मूंछों की प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अब देखिए आप लोग को यहाँ पर सवाल पूछा है, ये जो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य में कोया जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से कोया, ये जो समुदाय है, कोया समुदाय, और ये जो कोया समुदाय भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम जात्रा को यहाँ पर सेलिब्रेट करता है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी ये जो मेदराम जात्रा फेस्टिवल पड़ता है, मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहाँ पर पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा तेलंगाना। कुंभ मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होगा? तो मेदराम जात्रा फेस्टिवल आप लोगों को याद होना यहाँ पर चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर प्रणाली पर जोग वाटरफॉल हम लोगों को देखने को भारत में मिलता है? और ये जोग वाटरफॉल भारत में हम लोगों को कहां पर देखने को मिलता है? ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये दरअसल जो शरावती नदी है, और इसे श्रीवस्ती भी कहते हैं, इस रिवर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए और ये अंतिम प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया। पहले हम इस सवाल को आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोगों से पूछा है कि सेवराई की पहाड़ियां कहां पर है। देखिए सेवराई की पहाड़ियां आप लोगों को होमवर्क में बताना है। एक तो सेवराई की पहाड़ियां कहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। और जो भारत का पूर्वी घाट है, भारत का जो पूर्वी घाट हम लोगों को देखने को मिलता है, इस पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन से देखने को मिलती है? सर्वोच्च चोटी हम लोगों को कौन से देखने को मिलती है? ये दोनों सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हम लोगों को देना है। चलिए दोस्तों आज की क्लास कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।